चीन के मुद्दे पर शरद पवार और कांग्रेस के बीच अब तकरार शुरू हो गई है। शरद पवार ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी को आईना दिखाया तो कांग्रेस को इस बात की मिर्ची लग गई। शरद पवार ने इस मुद्दे पर कांग्रेस से साफ कहा था कि उसे राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं करनी चाहिए, लेकिन अब ये मामला सिर्फ बीजेपी बनाम कांग्रेस का नहीं रह गया है, दूसरी पार्टियां भी इसमें शामिल होती जा रही हैं। शरद पवार के बयान पर महाराष्ट्र के कांग्रेसी मंत्री नितिन राउत ने पलटवार किया। नितिन राउत ने कहा कि जब चीन ने 1962 में हमारे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था तो स्थिति अलग थी। शरद पवार को कांग्रेस शासन के दौरान बतौर रक्षा मंत्री गलतियां सुधारनी चाहिए थीं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की टिप्पणी पर कुछ कहने की जगह उन्हें प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर बोलने की सलाह देनी चाहिए थी। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की मिलीजुली सरकार है, मतलब कांग्रेस ने एनसीपी के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। शिवसेना के साथ कांग्रेस का झगड़ा जग जाहिर है। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा है कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार कितने दिनों तक चल पाएगी, क्योंकि नितिन राउत का शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोलना कुछ इसी तरह के संकेत दे रहा है। पिछले दिनों पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने राहुल गांधी की ओर से चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को लगातार घेरे जाने के मुद्दे पर कहा था कि 1962 में क्या हुआ था इसको भूल नहीं सकते हैं। चीन ने हमारी 45,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जमीन पर कब्जा कर लिया था। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने यह भी कहा, मुझे नहीं पता कि वर्तमान में चीन ने जमीन ली है या नहीं। हालांकि इस मुद्दे पर बात करते वक्त हमें इतिहास को याद रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। लद्दाख में गलवान घाटी में 15 जून की रात चीनी सैनिकों के साथ हिंसक झड़प में भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए थे। तभी से सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। इसे लेकर राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार कह रहे हैं कि पीएम बिना डरे, बिना घबराए सच बताएं कि चीन ने जमीन ली है और हम कार्रवाई करने जा रहे हैं। इस स्थिति में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। कुर्सी पर मंडराता खतरा देख केपी ओली के पसीने अब छूटने लगे हैं। ओली के विरोधी उनके इस्तीफे से कम कुछ नहीं चाहते। अपनी गद्दी बचाने के लिए छटपटा रहे ओली चीन के राजदूत तक से मिलाए। उन्होंने अपने करीबी मंत्रियों के साथ बैठक भी की। इस बैठक में माओवादी गुट के मंत्रियों को बाद में बुलाया गया। इसके पहले ओली ने अपनी कोर कमेटी के साथ रणनीति तय की, लेकिन जिस तरह से प्रचंड ओली पर हमलावर हैं, उससे ये माना जा रहा है कि ओली अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो माओवादी गुट के सारे मंत्री सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं, क्योंकि अभी पार्टी की स्थायी समिति में केपी ओली के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में उनकी कोशिश है कि संसदीय दल में अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए। मंगलवार रात को प्रधानमंत्री आवास में केपी ओली ने चीनी राजदूत से भी मुलाकात की थी, लेकिन उनकी ओर से भी हाथ खड़े कर दिए गए और कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा ही इकलौता विकल्प बचता है। ऐसे में कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अगर वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं तो पार्टी में अध्यक्ष पद बच सकता है। आपको बता दें कि नेपाल ने जब से भारत के साथ नक्शे का बखेड़ा शुरू किया है, तभी से ही नेपाल में राजनीतिक संकट है। केपी ओली की पार्टी के नेता ही उनका विरोध कर रहे हैं और भारत के साथ संबंध खराब करने का आरोप भी लगा रहे हैं। भारत के विरोध के बावजूद केपी ओली की सरकार ने नेपाल का नया नक्शा जारी किया, जिसमें उत्तराखंड के 3 गांवों को उन्होंने अपना इलाका बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अपने पाकिस्तानी सरपरस्तों के एक इशारे पर जम्मू कश्मीर में अराजकता को हवा देने वाले 90 वर्षीय अलगाववादी नेता सैयद गिलानी को आईएसआई ने दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकालकर बाहर कर दिया। इसके साथ ही दशकों तक अपनी भारत विरोधी दुकान चलाने वाले सैयद गिलानी अब कश्मीर में अप्रासंगिक हो गए हैं। माना जा रहा है कि गिलानी के सरपरस्तों ने उन्हें पहले से ही साइड लाइन कर दिया था। पाकिस्तान के यूज एंड थ्रो की रणनीति में गिलानी अब अप्रासंगिक हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गिलानी ने हुर्रियत के अंदर बने 2 गुटों के चलते इस्तीफा दिया। पिछले 1 साल से हुर्रियत के अंदर काफी गर्म माहौल चल रहा था। ऐसे में अब गिलानी का इस्तीफा देना कई सवाल खड़े कर रहा है। हालांकि इस्तीफे को लेकर गिलानी किसी से बात नहीं कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि गिलानी के इस्तीफे से पाकिस्तान, खास तौर पर उसकी खुफिया एजेंसी आईएसआई के यूज एंड थ्रो के नापाक मंसूबे को दिखाता है। एक वक्त अपने सरपरस्तों के इशारे पर हिंसक प्रदर्शन करवाने वाला और हजारों की भीड़ जुटाने वाले नेता को पाकिस्तान ने अब उसे अपने रहमो करम पर ही छोड़ दिया है। पीओके के हुर्रियत चैप्टर के लिए अब्दुल्ला गिलानी को प्रतिनिधि बना दिया था।
और अपने बेटे को हुर्रियत का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश में जुटे हुए थे। असल में हुर्रियत के अंदर बने दो गुटों की राजनीति के कारण तंग थे, इसलिए 370 हटाए जाने के बाद भी उन्होंने कश्मीर को लेकर कोई बयान बंद नहीं किया था। इस बात को लेकर हुर्रियत के बाकी नेताओं ने भी बातें करना शुरू कर दिया था। गिलानी के हुर्रियत कॉन्फ्रेंस गुट में पिछले 4-6 महीने से काफी मतभेद चल रहे थे। एक सूत्र ने बताया कि गिलानी को ये एहसास हो गया था कि वक्त उनके साथ नहीं है। वे अपने बेटे को हुर्रियत का उत्तराधिकारी बनाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पूरी कोशिश कर अपने विश्वासी और अपने पुत्र नईम गिलानी के करीबी दोस्त अब्दुल्ला गिलानी को पीओके चैप्टर का संयोजक बनवा दिया। गिलानी अपने बेटे नईम को किसी भी प्रकार हुर्रियत का चीफ बनवाना चाह रहे थे ताकि उनकी दुकानदारी चलती रहे। हालांकि पाकिस्तान स्थित एजेंसीज उनकी इस योजना से खुश नहीं थी और माना जा रहा है कि वे कश्मीर और पीओके में हुर्रियत के दूसरे गुट के साथ चले गए। गिलानी के सरपरस्तों ने सबसे पहले उन्हें किनारे लगाया और फिर उनके नुमाइंदे अब्दुल्ला गिलानी को हटाकर अपना आदमी हुसैन मोहम्मद खतीब को पीओके में हुर्रियत के तख्त पर बिठा दिया। गिलानी की सोच हमेशा भारत विरोधी रही है। वो आज भी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानता। गिलानी ने हमेशा से कश्मीर को भारत से अलग करने की मांग की। आतंकियों के साथ काम, पाकिस्तान से प्रेम, पाकिस्तान से मिलते पैसे, कश्मीर को बंद करने जैसे कई मामलों से वो हमेशा सुर्खियों में रहा है। सियासत की बिसात पर उद्धव ठाकरे से मात खाए देवेंद्र फडणवीस शिवसेना के परंपरागत कोंकणी वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस काम में फडणवीस ने विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे बीजेपी के कोंकणी नेताओं को दरकिनार कर अपनी प्राइवेट टीम की तरह काम करने वाले नेताओं को लगाया है। बीजेपी की वर्चुअल रैली से राजनीतिक हलकों में जो संदेश गया वो यही है, मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के पहले वर्ष की उपलब्धियों को जन सामान्य तक पहुंचाने के लिए इस वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया था। रैली की निगरानी खुद पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कर रहे थे। फडणवीस ने ही इस रैली की रणनीति भी बनाई थी। कोंकण पर फोकस इस रैली को सफल बनाने के लिए उन्होंने विनोद तावड़े और आशीष शेलार जैसे वरिष्ठ नेताओं को अलग थलग कर जिन 4 नेताओं को जिम्मेदारी दी, उनमें से 3 तो दूसरी पार्टियों से बीजेपी में आए हैं। इसमें प्रवीण दरेकर, प्रसाद लाड, निरंजन दावखरे शामिल हैं। बाहर से आए इन 3 नेताओं पर नजर रखने के लिए फडणवीस ने अपने खासम खास पूर्व मंत्री रविंद्र चौहान को इनके साथ लगाया है। इनके अलावा कोंकण में बीजेपी के पुराने झंडाबरदारों की बजाय नारायण राणे और उनके बेटों को महत्व दिया गया। मुंबई में इस वर्चुअल रैली की सफलता के लिए मुंबई बीजेपी अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा के साथ फडणवीस ने अपने खास सांसद मनोज कोटक को संयोजक और अमरजीत मिश्रा को सह संयोजक बनाकर जोड़ा। अब इस मोर्चेबंदी का गणित समझें। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और कोंकण शिवसेना का मजबूत वोट बैंक है। कोंकणी मतदाताओं की वजह से ही शिवसेना न सिर्फ कोंकण में बल्कि मुंबई और ठाणे महानगर पालिकाओं में भी अपनी सत्ता बनाती रही है। पिछले बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने मुंबई में अपनी ताकत का लिटमस टेस्ट कर लिया है और मुंबई महानगर पालिका में शिवसेना को मात देने की ताकत का अंदाजा उसे हो गया है। इस बार का लिटमस टेस्ट विधानसभा की उन 75 सीटों पर होगा जिन पर महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों का मजबूत कब्जा है। इनमें सिंधु दुर्ग जिले की 3, रत्नागिरी जिले की 5 और रायगढ़ जिले की 7 सीटें तो सीधे तौर पर ही शामिल हैं। इसके अलावा इसके पालघर की 6, ठाणे की 18 और मुंबई की 36 में से कई विधानसभा सीटों पर भी कोंकणी मतदाताओं की बड़ी संख्या है। राज्य के मौजूदा राजनीतिक परिदृश्य के बारे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे और शरद पवार की ट्यूनिंग जुड़ रही है वह बीजेपी के लिए जितना नुकसानदेह है उससे ज्यादा नुकसानदेह देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य के लिए है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहला काम ये किया कि उन्होंने फडणवीस को दरकिनार कर सीधा बीजेपी के केंद्रीय नेताओं के साथ संबंध सुधारे हैं। देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे के बीच राजनीतिक कटुता को खत्म कराने का कोई प्रयास बीजेपी के केंद्र नेतृत्व ने भी नहीं किया। उद्धव ठाकरे और शरद पवार सीधा नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ बात करते हैं। राजनीतिक जानकार कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस की बेचैनी का सबसे बड़ा सबब यही है। बीजेपी की सत्ता जाने से पार्टी के नेता भले ही दुखी हैं, लेकिन फडणवीस का मुख्यमंत्री पद जाने का दुख दूसरी पंक्ति के किसी बीजेपी नेता को नहीं। यही वजह है कि देवेंद्र फडणवीस को अगली फतह के लिए नई टीम का गठन करना पड़ रहा है। केपी ओली जब से एक महिला के चक्कर में पड़े हैं, उनके सितारे गर्दिश में चले गए। अब हालात ये हैं कि किसी भी वक्त उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। जिस महिला के चक्कर में ओली पड़े हैं वो कोई और नहीं बल्कि चीन की युवा राजदूत हाओ यांकी हैं।
जो संकट में ओली को फंसा देकर बेहद सक्रिय हो गई हैं। दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड जहां खुलेआम ओली सरकार की आलोचना कर रहे हैं, वहीं इस्तीफा न देने पर पार्टी को 2 टुकड़ों में बांटने की धमकी भी दे रहे हैं। नेपाल में मचे सियासी घमासान को लेकर ओली सीधे तौर पर भारत पर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले ही एक कार्यक्रम में भारत के ऊपर अपनी सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया था। वहीं खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि नेपाली पीएम देश में चीन के राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर भारत विरोधी सभी कदम उठा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि नेपाल के नक्शे को नए सिरे से परिभाषित करने के लिए चीनी राजदूत ने प्रधानमंत्री ओली को प्रेरित करने का काम किया। खुफिया सूत्रों ने कहा कि हिमालयी गणराज्य नेपाल में युवा चीनी राजदूत हाओ यानकी नेपाल की सीमा को फिर से परिभाषित किए जाने के लिए कॉमरेड ओली के कदम के पीछे एक प्रेरणादायक कारक रही हैं। यानी नेपाल जो भारत के काला पानी लिपुलेख को अपने नक्शे में दिखा रहा है, उसके पीछे चीनी राजदूत की ही कूटनीति और दिमाग काम कर रहा है। पाकिस्तान में 3 साल तक काम कर चुकी हाओ का ओली के कार्यालय और निवास में अक्सर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का वो प्रतिनिधिमंडल जो राजनीतिक मानचित्र को बदलने के लिए संविधान संशोधन विधेयक का मसौदा तैयार करने में सहायता कर रहा था, वह चीनी राजदूत के संपर्क में था। चीन के विदेश नीति के रणनीतिकारों के इशारे पर काम कर रही युवा चीनी राजदूत को नेपाल में सबसे शक्तिशाली विदेशी राजनयिकों में से एक माना जाता है। एक खुफिया रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में सेवा करने के अलावा वे चीन के विदेश मंत्रालय में एशियाई मामलों के विभाग में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रही थी। यही नहीं, बताया जा रहा है चीनी राजदूत कम्युनिस्ट पार्टी के आंतरिक मतभेदों को दूर करने में भी लगी हुई हैं। नेपाल में जारी इस शह और मात के खेल में किसकी जीत होगी, ये देखना अभी दिलचस्प होगा। ओली ने पिछले दिनों भारत की ओर इशारा करते हुए दावा किया था कि काठमांडू के एक होटल में उन्हें हटाने के लिए बैठकें की जा रही हैं और इसमें एक दूतावास भी सक्रिय है। उन्होंने दावा किया कि काला पानी और लिपुलेख को नेपाली नक्शे में दिखाने वाले संविधान संशोधन के बाद से उनके खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। ओली ने आरोप लगाया कि उन्हें पद से हटाने के लिए खुली दौड़ हो रही है। बिना किसी सबूत के भारत पर इतने गंभीर आरोप लगाने के बाद अब ओली खुद अपनी पार्टी में घिर गए हैं। प्रचंड ने कहा कि भारत में नहीं बल्कि उन्होंने ओली के इस्तीफे की मांग की है। प्रचंड ने कहा कि ओली न केवल प्रधानमंत्री पद से बल्कि पार्टी अध्यक्ष के पद से भी इस्तीफा दें। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी में ये चर्चा हो रही है कि ओली अपने खिलाफ बन रहे मोर्चाबंदी को तोड़ने के लिए पार्टी के अंदर ही टूट कर आ सकते हैं। पार्टी के अंदर चल रही इस कलह से बेफिक्र केपी शर्मा ओली भारत के खिलाफ जहर उगलने में लगे हुए हैं। ओली के इस तरह भारत विरोधी और अति आत्मविश्वास के पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल भारतीय खुफिया एजेंसियों का अनुमान है कि नेपाली पीएम देश में चीन की राजदूत हाओ यांकी के इशारे पर ये सभी कदम उठा रहे हैं। शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या करेंगे? वे मोदी सरकार के मंत्री बनेंगे या फिर पार्टी में काम करेंगे? केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक ट्वीट से सियासी हलचलें बढ़ा दी हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा सांसद बन गए हैं, जिसके बाद से कई कयास लगाए जा रहे हैं। केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने दिल्ली स्थित उनके आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की और मुलाकात की तस्वीरें ट्विटर पर शेयर की और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी प्रहलाद पटेल से मुलाकात की जानकारी दी है। लेकिन केंद्रीय मंत्री के ट्वीट में एक लाइन की वजह से नई चर्चा शुरू हो गई है। क्या राज्यसभा सांसद बनने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी कोई नई जिम्मेदारी देने जा रही है? जाहिर है पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी महासचिव की ही हो सकती है। आगे बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं और बीजेपी चाहेगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया इसमें प्रचार करें, क्योंकि सिंधिया अच्छे वक्ता भी हैं। प्रहलाद पटेल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात के बाद कहा, सिंधिया जी को फिर से पुरानी ऊर्जा में देखकर मन प्रसन्न हो गया। मैं स्वास्थ्य लाभ के बाद लौटी उनकी एवं राजमाता साव की कुशल क्षेम जानने के लिए उनसे मिला था। वे शीघ्र ही नई जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, यही ईश्वर से प्रार्थना है। एमपी की राजनीति में पहले से ही ये चर्चा की जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री हो सकते हैं, लेकिन प्रहलाद पटेल के ट्वीट के बाद एक बार फिर से अटकलें तेज हो गई हैं। क्या पार्टी उन्हें मोदी कैबिनेट में शामिल कर सकती है? इसे लेकर बीजेपी की तरफ से तो अभी तक कोई बयान नहीं आया। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जरूर ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में शामिल किया जाए। पिछले दिनों शिवराज सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने ये इच्छा प्रकट की, वह ये कि महाराज को मोदी कैबिनेट में जगह मिले, लेकिन बीजेपी के नेता इन सवालों को टालते रहे हैं।